नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सूत्र को धरातल पर उतारने का काम किया है। पिछले 9 साल में बड़े स्केल पर अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में काम किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भी शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए कई अभिनव परियोजनाओं की शुरुआत की। शहरी विकास की योजनाएं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। स्वच्छ और सुनियोजित शहर ही किसी देश की विकास की धुरी होते हैं। भारत में तेजी से बदलते वातावरण में सुनियोजित शहर समय की जरूरत है, जो देश का भविष्य तय करेंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश में आवास और शहर के विकास से जुड़े कार्यों को देखता है और विभिन्न मिशन और योजनाओं के जरिए शहरों की तस्वीर बदलने में जुटा है। इसमें अमृत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और शहरी परिवहन में सुधार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पिछले 9 सालों में शहरी विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया था। इसके लिए 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जहां जरूरी बुनियादी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए स्मार्ट समाधानों का प्रयोग किया जा रहा हो। अगर योजना पूर्वक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पहली बार हिंदुस्तान में चैलेंज रूट के आधार पर स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने यह प्रयोग किया है, कुछ पैरामीटर तय किए और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो एंट्री पाएगा स्पर्धा में। तो स्मार्ट सिटी के इस कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाना, चाहे हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो, चाहे हमारे 500 नगरों को प्राणवान बनाना है, अमृतमय बनाना है, चाहे दुनिया की बराबरी करने वाले हमारे स्मार्ट सिटी की दिशा में उनमें कदम उठाना है। एक कंपोजिट योजना के साथ अर्बन इंडिया का हमारा विजन क्या है, उसको लेकर के हम आए। इसी तरह अमृत 2.0 मिशन के जरिए पानी की आपूर्ति, जल स्रोत संरक्षण, सीवर और सेप्टेज प्रबंधन और हरित क्षेत्र के विकास की करीब 5000 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जून 2015 में सभी शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी। मिशन के अंतर्गत निर्मित सभी मकानों में रसोई, पानी की आपूर्ति, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं जरूरी हैं। अब तक योजना में करीब 1 करोड़ 20 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है और करीब 75 लाख मकानों का काम पूरा हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और देश में 4000 से अधिक कस्बे में नगरीय ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत 3500 से अधिक शहरों को ODF प्लस और 1191 शहरों को ODF प्लस प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो मजबूत सामुदायिक संस्थाओं के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए किफायती ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करती है। साथ ही रेहड़ी पटरी वालों की सहायता से शहरी गरीबी को कम करने की दिशा में काम करती है। इससे आजीविका के 30.7 लाख साधनों का सृजन हुआ है।
स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार शुरू करने के लिए सहायता देने के लिए मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज मुहैया कराने के लिए 1 जून 2020 से पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, जिसमें शहरों की विरासत, धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संपत्तियों के आसपास के क्षेत्रों के लिए शहरी बुनियादी ढांचे का पुनरुद्धार शामिल है। योजना के तहत 12 प्राचीन शहरों को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। शहरी परिवहन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़े शहरों में वर्तमान में लगभग 845 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें 20 शहरों में चालू हैं। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत 20 से अधिक राज्यों ने अपने शहरी स्थानीय निकायों में अपने नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मकसद भारत में सतत और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। ये मिशन शहरों के विकास को सक्षम बनाने और टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में जुटा है। स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जहां मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, स्वच्छ पर्यावरण और स्मार्ट समाधानों के प्रयोगों का मौका मिल सके। देश की अभी करीब 31% आबादी शहरों में रहती है। उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% निवास करने लगेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा। ऐसे में इन शहरों में भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, निवेश को आकर्षित करने, विकास और प्रगति को लक्ष्य बनाकर स्मार्ट सिटीज परियोजना की कल्पना की गई। स्मार्ट सिटी के जरिए सरकार का विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है, जो शहरों के लिए रेप्लिकेबल और रोल मॉडल का काम कर सके। भारत सरकार ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था। देश भर में जिन 100 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, उनमें 7,742 प्रोजेक्ट में 1,81,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जानी है। इनमें 5,000 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। उन पर 92,561 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं 2,740 परियोजनाओं का काम चल रहा है, जिन पर 89,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराते हैं और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं, शहर में स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधान लागू करते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन रणनीति के तहत शहर सुधार, शहर नवीकरण और शहर विस्तार, ग्रीनफील्ड विकास के साथ पैन सिटी पहल का प्रयास है, जिसमें शहर के अधिकांश भाग पर स्मार्ट समाधान लागू किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना तत्वों में पर्याप्त जलापूर्ति, सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्य रूप से गरीबों के लिए किफायती आवास, सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन, सुशासन, ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, सुस्थिर पर्यावरण, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को रखा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन व्यापक विकास और जीवन की गुणवत्ता बढ़ा रहा है, रोजगार के अवसर और सभी के लिए विशेष तौर पर गरीबों की आय बढ़ा रहा है, जिससे समावेशी शहरों का मार्ग मजबूत हो रहा है। स्मार्ट सिटी की चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद के विचार पर आधारित है और 2 चरणीय प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया से स्मार्ट सिटी का चयन किया जाता है।
जनवरी 2016 में अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धा के आधार पर 20 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया था। मई 2016 में फास्ट ट्रैक चक्र में 13 और स्मार्ट सिटी का चयन किया गया। सितंबर 2016 में 27 और स्मार्ट सिटी का चयन किया गया। जून 2017 में 30 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया। जनवरी 2018 में 9 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100वां स्मार्ट सिटी चुना गया है। इन शहरों की ओर से अपनी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश का प्रस्ताव किया गया है। इन शहरों की ओर से अपनी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश का प्रस्ताव किया गया है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन में डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी योजनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं, सार्वजनिक निजी साझेदारी और नीति में बदलाव को प्राथमिकता दी जाती है। चयन के बाद हर चयनित स्मार्ट सिटी का एसपीवी गठित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। देश के कई शहरों में आज मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, जिसने सार्वजनिक परिवहन की परिभाषा को बदल दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में ही 9 लाख से अधिक लोग रोजाना मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं। शहरों में वाहनों के दबाव और ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क ने बड़ी भूमिका निभाई है। देश में पिछले 9 साल में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क 4 गुना बढ़ा है। साथ ही 20 शहरों में निर्माण और परिचालन जारी है। भागदौड़ भरी शहरी जिंदगी में लोगों के लिए समय बहुत कीमती हो गया है। महानगरीय शहरों में मेट्रो आज जन परिवहन का पहला विकल्प बन गया है। ये आवागमन का आरामदायक, सस्ता, सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल साधन बनकर उभरा है, जिसके चलते आज कई शहरों में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 2014 से पहले देश में 5 शहरों में कुल 248 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू था, जिसमें दिल्ली एनसीआर, कोलकाता और बेंगलुरु शहर शामिल थे। 2014 से अब तक देश में 600 किलोमीटर अधिक मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण और परिचालन किया गया है। वर्तमान में पूरे भारत में 20 शहरों में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हैं। मार्च 2023 तक भारत में 850 किलोमीटर से अधिक परिचालन वाली मेट्रो लाइनें और 16 सिस्टम हैं। शहरों की बढ़ती हुई आबादी अपने साथ अनेक अवसर लेकर के आती है, लेकिन साथ साथ चुनौतियां भी होती है। शहरों में एक निश्चित सीमा में ही फ्लाईओवर बन सकते हैं। जनसंख्या बढ़ती जाए, कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, कहां कहां बनाएंगे, कितनी सड़कें चौड़ी करेंगे, कहां कहां करेंगे। ऐसे में हमारे पास विकल्प एक ही है, मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण। चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाद भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे लंबा है। भारत में पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कोलकाता मेट्रो है, जिसने 1984 में परिचालन शुरू किया था। दिल्ली मेट्रो का पूरे देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी भारतीय शहरों को मेट्रो रेल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। ये दिल्ली मेट्रो की मजंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक चलाई गई। साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं।
साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह नवंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो की 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर चालक रहित ट्रेन को चलाया गया। इसके साथ ही अब तक डीएमआरसी का चालक रहित मेट्रो का नेटवर्क 97 किलोमीटर लंबा हो गया है। नागपुर मेट्रो ने वर्धा रोड पर 3.14 किलोमीटर का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाया है। इसके लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है। मई 2015 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 50 शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें अधिकांश नियोजित परियोजनाओं को विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था। इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो सर्विस को लॉन्च किया, जिससे कोच्चि और आसपास के 10 द्वीपों को आपस में जोड़ा गया। इस तरह की सेवा उन शहरों के लिए उपयोगी है जहां पारंपरिक मेट्रो रेल में कई बाधाएं हैं। इस मेट्रो के लिए बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि वाटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में अहम साबित होगा। यह शहर में सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देगा। आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोड मैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। आज केरला के इस महान धरती से विकसित भारत के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। शहरों में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को संघ और संबंधित राज्य सरकार के बीच बराबर हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में स्थापित किया जाता है। शहरी परिवहन राज्य का विषय है, इसलिए मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे को शुरू करने, विकसित करने और वित्त पोषण करने के लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के पुनर्विकास की परिकल्पना की है। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना को 6 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और संसद भवन का उद्घाटन भी किया जा चुका है, जबकि कई इमारतों का पुनर्विकास और निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की परिकल्पना की। इस पुनर्विकास परियोजना में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में कुछ इमारतों को रिनोवेट किया जा रहा है, तो कुछ जगह नई इमारतें बनाई जा रही हैं। सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के तहत संसद भवन, कर्तव्य पथ, कॉमन केंद्रीय सचिवालय के भवन, केंद्रीय सम्मेलन स्थल, राष्ट्रीय अभिलेखागार का अतिरिक्त भवन, नया IGNCA भवन, सुरक्षा अधिकारियों के लिए इमारत बनाने की योजना है। साथ ही उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास, कार्यकारी एनक्लेव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थानांतरण शामिल है। इन सभी परियोजनाओं को 2026 तक चरणबद्ध तरीके से तैयार किया जाएगा।
राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की सड़क और उसके दोनों ओर के इलाके को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। भारी यातायात, अत्यधिक सार्वजनिक उपयोग, पैदल चलने वालों के अनुकूल व्यवस्था की कमी और पर्याप्त सुविधाओं की वजह से इसका पुनर्विकास जरूरी हो गया था। प्रधानमंत्री ने पिछले साल सितंबर में पुनर्विकास के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया था। पुनर्विकास के बाद राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के तहत बने संसद भवन की नई इमारत का भी उद्घाटन 28 मई को किया है। नया संसद भवन अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से सुसज्जित अति आधुनिक इमारत है, जो प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है। नए भवन में 888 सीटों वाला बड़ा लोकसभा हॉल और 384 सीटों वाला राज्यसभा हॉल शामिल है। इसमें बेहद खूबसूरत संविधान कक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लाउंज, पुस्तकालय, कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। इससे पहले जुलाई में नए संसद भवन की छत पर लगाए गए अशोक स्तंभ का भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। उपराष्ट्रपति एन्क्लेव और केंद्रीय सचिवालय का काफी काम पूरा हो चुका था। इसके दिसंबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति भवन पर 208 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सरकार के भी मंत्रालय और उनके ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। इस इलाके में स्थित 6 इमारतों में इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, इंडिया गेट, रेल भवन, वायु भवन और वॉर मेमोरियल शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। अमृत मिशन कस्बों और शहरों के सभी घरों में नल कनेक्शन मुहैया कराने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमृत मिशन के दूसरे चरण में अब तक जल आपूर्ति, जल निकाय संरक्षण, सीवर, सेप्टेज प्रबंधन, पार्क और हरित क्षेत्र के विकास की करीब 5000 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत मिशन को हर घर में नल से पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य देश भर के शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति करना है। अमृत 2.0 योजना के तहत सतह और भूजल स्रोतों के संरक्षण और कायाकल्प को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अमृत मिशन के तहत दिसंबर 2022 तक लगभग 1 करोड़ 34 लाख नल जल कनेक्शन और 1 करोड़ 2 लाख सीवर और सेप्टेज कनेक्शन प्रदान किए गए।
अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत अब तक जल आपूर्ति, जल निकाय संरक्षण, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, पार्क और हरित क्षेत्र के विकास की 93,381 करोड़ रुपए मूल्य की 4,830 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें लगभग 4,450 एकड़ हरित स्थान पार्क बनाए गए, वहीं लगभग 2,400 जल जमाव स्थान को खत्म किया गया है। अमृत 2.0 का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर 2021 को किया था। अमृत 2.0 मिशन का लक्ष्य लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकाय के सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है। साथ ही स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना है। शहरों में 100% लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो, शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। अमृत 2.0 के लिए 2,77,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 76,760 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत अब तक जलापूर्ति, जल निकाय संरक्षण, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, पार्क और हरित क्षेत्र के विकास की 93,381 करोड़ रुपए मूल्य की 4,830 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में 2 करोड़ 68 लाख नल जल कनेक्शन, 2 करोड़ 64 लाख सीवर कनेक्शन, 7,151 MLD क्षमता को नए और मौजूदा WTP के संवर्धन के माध्यम से जोड़ा जाना है। वहीं 827 MLD पानी का पुनर्चक्रण और फिर उपयोग योग्य किया जाना है। अब हमारा लक्ष्य ODF से गार्बेज फ्री इंडिया का है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2015 से पहले सुरक्षित पेयजल तक पहुंच और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सेप्टेज एक बड़ी समस्या थी। आज हमने 1 लाख से अधिक शहरों की आबादी वाले 500 अमृत के शहर में अमृत के माध्यम से खासकर गरीब और वंचित सभी लोगों के लिए पानी और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। मुझे बताते हुए गर्व है और गर्व हो रहा है कि इस मिशन के तहत 82,000 करोड़ की परियोजनाओं ग्राउंडेड हो गई हैं, जिसमें से करीब 56,000 करोड़ की परियोजनाएं को पूरा किया जा चुका है। सबसे पहले अमृत मिशन को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। इसमें देश भर के 500 चयनित शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, गैर मोटर चालित शहरी परिवहन और हरित स्थानों का विकास और पार्क निर्माण पर फोकस किया गया था। शहरी बुनियादी ढांचे का विकास राज्य का विषय है, लेकिन भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, अमृत मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिए केंद्र सरकार राज्यों को उनके शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मदद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए।
आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।